दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। भाषा को लेकर के हमने 2 दिन से कुछ चर्चाएं की। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा किस तरह से परिवर्तित होती है, भाषा का स्वरूप क्या है। आज हम ये जो मेन टॉपिक है इसको सिलसिलेवार तरीके से भाषा की परिभाषा, प्रकृति एवं विविध रूप, इसके 3 पक्ष हैं। इन तीनों पक्षों को एक एक दिन में आपको लिखवा करके पूर्णतः स्पष्ट करके इसको पूरा कर देंगे। 2 दिन में हमने सिर्फ व्यवहारिक आपको बताया कि भाषा क्या है। हालांकि वही बात जो हमने 2 दिन में बता दी वही लिखवाएंगे, लेकिन लिखा हुआ ज्यादा व्यवस्थित और निश्चित रहता है। बताया हुआ, सुना हुआ इधर उधर हो जाता है। और मूलतः अध्ययन अध्यापन का सिलसिला वैसे तो मैंने बताया था आपको पूर्व की क्लास में कि ज्ञान का माध्यम है, लेकिन ये ज्ञान का माध्यम दरअसल पहले हुआ करता था। अब ज्ञान से अधिक यह हो गया है सूचना का माध्यम, या नौकरी के लिए इस तरह से कुछ अधिक हो गया है। तो इसलिए ये लिखित में बहुत जरूरी है। अन्यथा अध्ययन अध्यापन पहले श्रुति के आधार पर निर्भर होता था। अर्थात आप जानते होंगे पहले कागज कलम ये थी नहीं, तो व्यक्ति अध्ययन अध्यापन के अलावा शेष चीजें सिर्फ याददाश्त के आधार पर, स्मृति के आधार पर संग्रहित करता था। एकत्रित करने के लिए उसके पास सिर्फ मस्तिष्क था और कोई उपकरण नहीं थे। आजकल तो पुस्तकें हैं, पुस्तकें भी अब एक तरह से उसका दूसरा रूप आ गया है। ये जो इंटरनेट है, ये गूगल बाबा जो है, ये हर चीज का संग्रह करने वाला एक भंडार बन गया है। इसके पास हर चीज है। हम जब चाहें, जहां चाहें वहां इसको खोल के बैठ जाते हैं और ये अपना ज्ञान बघाड़ने लग जाता है। लेकिन मूल बात यही है कि अब नई तकनीक में, नए युग में इन चीजों के साथ जुड़ना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि कुछ समय पूर्व ये विकल्प के रूप में थी, अर्थात इनका प्रयोग आप करें न करें, लेकिन अब ये अनिवार्य हो गई है। संगीता भी आ गई है। तो संगीता, मैं बता रहा था कि आज आप कागज कलम लेके बैठे, हम कुछ चीजें लिखवाएंगे, नोट करवाएंगे, ताकि आपके पास सुरक्षित रहें वो चीजें। जहां आपको व्यवधान पैदा हो, किसी शब्द, वाक्य या बात को अस्पष्ट या समझने में दिक्कत हो, तो आप बताएं, हम उसको पुनः और सरलीकृत समझाने की कोशिश करेंगे। भाषा, दरअसल भाषा, देखिए सबसे पहले तो बात ये करें कि जो हम पूरा कुछ भी पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट, किसी विषय को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए कोई ना कोई माध्यम होता है। जैसे माध्यम को मतलब यह है कि आप पुस्तक से पढ़ेंगे, आप इंटरनेट से पढ़ेंगे, आप किसी को सुन करके पढ़ेंगे, ये सब माध्यम है, मतलब पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए। अब ये जो माध्यम है, जो तीनों माध्यम बताएं, दोनों तीनों माध्यम, इनमें आप 3-4 चीजों का सहयोग देखेंगे, जैसे कि वाक्य का, लिपि का, ध्वनि का
इनका सहयोग देखेंगे। यानी कि इंटरनेट पर या पुस्तक पर हम जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। अगर वो लिखा हुआ नहीं हो, सिर्फ कोरा कागज हो, कोरा इंटरनेट हो, कोरी स्क्रीन हो, तो कैसे हम पढ़ पाएंगे? यदि कोई बोल रहा है लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है, उसके पास शब्द नहीं है, ध्वनि नहीं है, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? तो ये भाषा के लिए मूल चीजें, ये मूल चीजें कहां से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई? ये मनुष्य के विकास के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप हुई। और भाषाओं के विकास में भी देखें तो सबसे प्राथमिक, विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा सर्वोपरि मानी जाती है, सबसे पहली भाषा मानी जाती है। अच्छा, संस्कृत में भी क्या है कि एक है लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह है, वैदिक संस्कृत प्राचीन संस्कृत है, लौकिक संस्कृत उसके बाद की संस्कृत है। यानी कि पहला पड़ाव, यानी कि संस्कृत में से भी वैदिक संस्कृत सबसे पूर्व की भाषा है। यानी कि जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, छंद ये लिखे गए हैं, वह वैदिक संस्कृत भाषा है। उसके बाद आई लौकिक संस्कृत, अर्थात वेद, पुराण, उपनिषद आप कभी पढ़ें तो देखेंगे कि इनकी संस्कृत क्लिष्ट है, कठिन है। बाद में जो लौकिक अर्थात लोक के व्यवहार में जो भाषा प्रयोग की जाती थी, बोलचाल के रूप में, व्यवहारिक काम में लेने के लिए, जैसे आज हम हिंदी बोल रहे हैं, या दूसरे प्रदेश का व्यक्ति अपने प्रदेश की, अपने राज्य की भाषा बोलता है, उसी तरीके से पहले संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, लौकिक भाषा थी, लोक व्यवहार में प्रचलित थी। इन दोनों के बीच के समय में आपने अगर नाम सुना हो तो कालिदास, भवभूति, माघ, शूद्रक, ये सब संस्कृत के बड़े विद्वान, बड़े कवि, बड़े लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे संस्कृत में। तो इनके समय में, इनके काल में, उस समय और उसके काफी बाद तक संस्कृत व्यवहारिक बोलचाल की भाषा रही। लेकिन धीरे धीरे संस्कृत के साथ साथ पैरेलल प्राकृत भी चलती थी। प्राकृतिक भाषा, जैसे कि संस्कृत का थोड़ा सा ऐसा रूप जो ज्यादा सरल हो, ज्यादा सहज हो। जैसे और उसको स्पष्ट करते हैं तो मैं जो बोल रहा हूं उसे आप क्या कहेंगे? हिंदी। लेकिन ग्रामीण परिवेश में या शहरों में, झुग्गी झोपड़ियों में जो व्यक्ति रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वो जो भाषा बोलते हैं वह मूलतः हिंदी नहीं है। हिंदी है, लेकिन हिंदी का कौन सा रूप है ये उस क्षेत्र विशेष के ऊपर निर्भर करता है। ये हम आगे जब और विचार करेंगे तब बताएंगे। लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि उसमें हिंदी का भी वर्गीकरण हो जाता है, हिंदी की भी अनेक भाषाएं हो जाती है, उपभाषा, बोली वगैरह वगैरह। तो ठीक ऐसे ही एक संस्कृत जो लौकिक व्यवहार में थी, दूसरी प्राकृत भाषा, जो ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे कम लोग, सामान्य लोग उसे बोलचाल में प्रयोग में लेते थे। तो भाषा जो शब्द है, मैंने ये सब बातें इसलिए बताई कि जो व्याकरण का मूल संगम है, स्रोत है, समागम है, वो संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से बहुत सारा व्याकरण शास्त्र उत्पन्न हुआ, निकला, और उसी के आधार पर बाद में हिंदी में भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। वो नए रूप में सामने आया लोगों के। तो भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, निष्पन्न हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि भाषा व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी ही भाषा है। जो कह दिया गया है वो भाषा है। यह मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि जो कह दिया गया वो निश्चित रूप से भाषा तो है, लेकिन क्या वो सार्थक भाषा है? क्या उसका कोई अर्थ निकलता है? क्या उसे हम अपने दैनिक जीवन में, किसी भी कार्य में, व्यवहार में
उपयोग कर सकते हैं, ये कहना निश्चित अनिश्चित है, स्पष्ट नहीं है। कैसे? इसको आप ऐसे समझें कि जैसे बहुत सारे शब्द हम दिन भर ऐसे सुनते हैं या बोलते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, या अर्थ तो होता है लेकिन सार्थक अर्थ नहीं होता है। जैसे कि आपने सुना घड़ा, अब घड़े का उल्टा कर दीजिए आप, या डका कर दीजिए, या रग कर दीजिए घर का उल्टा, तो रग जो शब्द है, रग का अर्थ क्या हुआ? घर का अर्थ तो जिसमें कुछ लोग एक चार दीवारी मकान झोपड़िया चाहे जैसा हो उसमें रहते हैं, वो घर है। लेकिन रग का अर्थ क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ये शब्द तो है और उच्चारित हो रहा है या ध्वनित हो रहा है, तो भाषा है, लेकिन सार्थक नहीं है। तो वह व्यक्तवाणी भाषा है जो सार्थक है, उसी को हम भाषा कहेंगे। शेष भी भाषा है लेकिन वह सार्थक भाषा में नहीं मानी जाती। इसलिए भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, पूर्णतः अभिव्यक्त की हुई, और साथ ही साथ उसका अर्थ होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए कोई ना कोई। भाषा का इतिहास बहुत प्राचीन है। जितना पुराना मानव का इतिहास है, भाषा का इतिहास भी उतना ही पुराना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने जब जन्म लिया और धीरे धीरे वो विकसित हुआ, बड़ा हुआ, और उसके साथ साथ अन्य चीजें भी विकसित हुई, तो निश्चित रूप से भाषा के माध्यम से ही उसने अपना जीविकोपार्जन किया होगा, अपने साथ साथ दूसरी चीजों को विकसित किया होगा। बिना भाषा के मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता। यहां सवाल आप ये कह सकते हो कि संभवतः यह ठीक नहीं है, बिना भाषा के भी जीवित रहा जा सकता है, जैसे कि गूंगे और बहरे लोग जीवित रहते हैं। दरअसल जैसे ही आपने अगर ये सवाल किया गूंगे बहरे लोग जीवित रहते हैं, तो इट मीन्स आप भाषा को समझ नहीं पाए, क्योंकि मैंने संकेत रूप से आपसे बताया था पूर्व की क्लास में कि मूक भी अपने आप में, संकेत भी अपने आप में एक भाषा है। भाषा संप्रेषण का कार्य है, जो बोला जाए वह भी एक भाषा का रूप है। हम जब भाषा के भेद की बात करेंगे तो हम इस पे और डिबेट करेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे, उसको लिखवाएंगे आप अखबार। तो भाषा मनुष्य के विचार, विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। अर्थात आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ये आप ध्वनित करके, शब्दों के माध्यम से ध्वनित करके सामने वाले को स्पष्ट करते हैं। भाव से तात्पर्य है जैसे कि एक बात आप बहुत सहज रूप से कहें, एक उसी को लहजा बदल के कहें। पीके फिल्म देखी है आपने? हाँ, तो पीके फिल्म में वो एक जगह जब जेल में बंद होता है आमिर खान, तो वो अच्छा शब्द को कई भावों में उच्चारित करता है। आपने अगर वो दृश्य याद हो आपको, तो देखिए उस अच्छा भूल गए, कोई बात नहीं, मैं बोल के बताता हूं आपको। जैसे कि सामान्यतः अब इसमें आप पकड़िए भाव क्या है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैंने सिर्फ 3 तरह से बोला और तीनों तरह से अच्छा शब्द के उच्चारण से उसका अर्थ, परिभाषा, भाव तीनों बदल गए। हम उस अच्छा शब्द का प्रयोग अलग अलग रूप में करते हैं। आप किसी चीज के बारे में आश्चर्यचकित कह करके कहें तो अच्छा का अलग प्रयोग है, अगर खुश होकर के कहें तो अलग बात है, अगर प्रश्न चिन्ह लगा दें लास्ट में तो अलग बात है। तो इस तरह से भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं, आप सामने किसी चीज को देख करके क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ये भी भाषा के माध्यम से व्यक्त होता है। भाषा की परिभाषा में यदि विचार करें तो रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी ने एक परिभाषा दी है
उसमें वो कहते हैं भाषा केवल अपनी प्रकृति में ही अत्यंत जटिल और बहुस्त्री नहीं है, बल्कि वह अपने प्रयोजन में भी बहुमुखी है। अर्थात जब उसका हम प्रयोग करते हैं तो अनेक आयाम उसमें से प्रस्फुटित होते हैं, अनेक वर्ग निकलते हैं, उसमें अनेक बातें निकलती हैं। जैसे कि अभी मैंने अच्छा शब्द को 3 तरह से बोल के बताया। अब एक ही शब्द में देखिए 3 अलग अलग ध्वनियों से 3 बातें स्पष्ट हो गई, तो बहुमुखी हो गई, अर्थात एक से अधिक बातें रखने वाली, करने वाली। उदाहरण के लिए आप इस तरह समझे कि व्यक्ति अपने निजी अनुभवों को, अपने निजी विचारों को जब प्रकट करता है तो इसके साथ ही वह सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी है और मानसिक यानी कि चिंतन प्रक्रिया का आधार है। संप्रेषण प्रक्रिया भाषा का मूल आधार है, मूल चीज है। मैं जो बोल रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अगर यही बात मैं फ्रेंच में बोलने लग जाऊं जो आपको समझाना चाहता हूं, तो आप नहीं समझ पाएंगे, जबकि फ्रेंच भी एक भाषा है। क्योंकि फ्रेंच आप नहीं जानते हैं, फ्रेंच मैं भी नहीं जानता, तो कहने का तात्पर्य संप्रेषणता तभी संभव है, निर्भर है, जब दोनों व्यक्ति, मैं बोलने वाला मूल और आप स्रोत, जहां तक पहुंचाना है मुझे अपने शब्दों को, अपनी भाषा को, अपनी बात को, इन दोनों के पास वो भाषा न हो जिसको दोनों अच्छे से समझते हो, बोलते हो, जानते हो, तब तक संप्रेषण ठीक से नहीं होगा। और यही कारण है आपने जीवन में, फिल्मों में, समाज में, परिवार में कई बार देखा होगा कि बात का बतंगड़ बन जाता है, अर्थ का अनर्थ बन जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बात आपके पापा आपसे कह के चले गए, संयोग से उस समय आप मोबाइल में मग्न थे या किसी दूसरे कार्य में लीन थे, तो आपने उसको ठीक से सुना नहीं। अब आपकी मम्मी ने आकर के पूछा आपके पापा क्या कह के गए थे, तो आपने जो सुना आधा अधूरा, उसको अपने शब्दों में अपनी तरफ से कुछ जोड़ के आपने कह दिया, तो आपकी मम्मी ने यह समझा जो आप कह रहे हो यही कहा होगा आपके पापा ने। आपकी मम्मी ने वही बात आपकी बहन को बताई, वहां भी हो सकता है एक दो शब्द इधर उधर हो गए हो, उसका भी थोड़ा सा चेंज हो गया अर्थ। तो मूल बात जो आपके पापा ने बताई थी, आपकी बहन तक जो बात पहुंची वह बिल्कुल परिवर्तित हो गई, बदल गई, बात का बतंगड़ बन गया, कुछ का कुछ बन गया। तो यह संप्रेषणता की क्रिया, प्रॉपर हम बोले, प्रॉपर सुने और प्रॉपर कन्वे करें, एक से दूसरे तक उसको सर्व करें, पहुंचाएं, तो यह बहुत जरूरी है संरचनात्मक रूप से। अब हम आपको कुछ विशिष्ट विद्वानों की भाषा की परिभाषा जिन्होंने दी है उनकी लिखवा देते हैं। आप कागज कलम लेकर के बैठे हैं, मैंने पूर्व में बताया आपको। तो हिंदी के एक बड़े विद्वान हुए हैं, उनका हिंदी व्याकरण बड़ा ही चर्चित भी है, कामता प्रसाद गुरु। उन्होंने भाषा की क्या परिभाषा दी है आप लिख लीजिए, मैं धीमी गति से बोलूंगा। हाँ, मैं पुनः बोलूंगा और धीमी गति से बोलूंगा। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने भाषा की जो परिभाषा दी है वो यह है, भाषा वह साधन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। फिर से सुन लीजिए,
कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। नोट कर लिया जी। हाँ, हालांकि इसमें ऐसा कुछ विशिष्ट है नहीं समझाने की आवश्यकता, लेकिन फिर भी मैं एक दो बातें बता दूं कि भाषा एक साधन है, मूलतः साध्य नहीं है। कैसे कि मैं आपसे जो बताना चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं, वो भाषा के माध्यम से कह रहा हूं, लेकिन जो समझाना चाहता हूं वो आप समझ गए कि भाषा क्या है या कैसे अध्ययन करें या भाषा का विकास कैसे हुआ। ये भाषा एक माध्यम, एक साधन है। मैं मेरे विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, आप अपने विचार मुझ तक पहुंचा रहे हैं, तो यही उसका मूल कार्य है, आदान प्रदान, स्पष्टीकरण, भली भांति एक दूसरे से। कामता प्रसाद गुरु ने यह परिभाषा दी है। आचार्य किशोरीदास जी ने जो परिभाषा दी है वो ये है, उसे लिखिए और फिर सुन लीजिए। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। जो बात कामता प्रसाद गुरु ने कही, बात लगभग वही है, शब्द बदल गए, थोड़ी सी बात अलग कह दी इन्होंने कहा कि विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, अर्थात भाषा किसी एक शब्द से नहीं बनती, शब्दों के समूह से बनती है। अब वो सांकेतिक है कैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया, सांकेतिक, संकेत भी एक भाषा है, मौन भी एक भाषा है, इशारे भी एक भाषा है, शब्द लिखना बोलना ये तो भाषा है ही है। तो आचार्य किशोरीदास जी ये कहते हैं, सांकेतिक रूप से शब्द समूह में जो बात कही जाए उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, वो भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट कर सकते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो परिभाषा दी है उसे लिख लीजिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने जो भाषा की परिभाषा दी है वो ये है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो परिभाषा दी है वो है मनुष्य और मनुष्य के बीच मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का, इच्छा और मति का, हाँ मति मतलब बुद्धि, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं।
श्याम सुंदर दास ने जो परिभाषा दी मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। संभवतः सभी ने लिख लिया होगा। अब इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी अलग परिभाषा है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए। अब देखिए, हालांकि इन्होंने मनुष्य और मनुष्य के बीच की बात कह दी, और क्योंकि भाषा सिर्फ मनुष्य के लिए प्रयुक्त नहीं करता है, प्राणी जगत के लिए प्रयुक्त करता है भाषा का उपयोग। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया था, आपने घर में अगर बिल्ली पाल रखी है तो उससे भी आप बात करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्ली वाली भाषा आप जानते हो कि आप भी म्याऊं म्याऊं बोलते हो या कुछ अलग लोग की भाषा बोलते हो। आप उसको खाना खिलाते हैं तो कहते हैं आओ, खाना खाओ, बैठो, उसको भी यही भाषा बोलते हैं जो आप बोलते हैं। अगर वही बिल्ली कोई बिहारी व्यक्ति पालेगा तो भोजपुरी में बात करेगा। यही बिल्ली यदि कोई फ्रेंच वाला पालेगा तो फ्रेंच में बोलेगा, तो वो फ्रेंच नहीं समझाएगा उसको, चाहे वो जितना देर से समझे। तो कहने का मतलब भाषा सिर्फ मनुष्य के लिए प्रयुक्त नहीं होती बल्कि प्राणी जगत के लिए प्रयुक्त होती है। लेकिन ठीक है, बड़े विद्वान ने इन्होंने अपनी परिभाषा रखी है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए। अपनी इच्छा और मति यानी कि अपनी इच्छा, आप जो चाहते हैं वो प्रकट करना है, और मति यानी कि बुद्धि, विचार से सोच समझ करके कोई बात आप कहना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, सुनना चाहते हो, आदान प्रदान दोनों तरफ की बात। ध्वनि संकेतों का, अब यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई कि भाषा का मतलब ध्वनि संकेत। ये एक नई बात कह रहे हैं यहां पर कि जो बोला जा रहा है, अब वो बोला जो जा रहा है वो भले ही निरर्थक हो लेकिन ध्वनि है उसमें। जैसे कि आप किसी पक्षी को बुलाते हैं दाना डालने के लिए तो आओ आओ, ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। अब ये ध्वनि है। या किसी कुछ पक्षियों को आप उड़ाते हैं तो फर इस तरह से करते हैं, तो ये ध्वनि है। तो ये ध्वनि संकेत अपने आप में भाषा है। तो इन संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा की परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी देते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने जो भाषा की परिभाषा दी है उसे सुन लीजिए। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, अर्थात विचार विनिमय का मतलब विचारों का आदान प्रदान, वही बात है जो ऊपर श्याम सुंदर दास जी ने कही है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। समष्टि जो नया शब्द है, समष्टि का मतलब यह है समाज में प्रयुक्त होने वाले। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक प्राणी दूसरे प्राणी से जब बातचीत करता है या कार्य करता है तो उस कार्य के लिए जो भाषा, जो प्रयुक्त ध्वनि चिन्ह का मतलब वही भाषा ही है, शब्द है। ध्वनि के कोई चिन्ह इस तरह से ही है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और हर शब्द का अपना एक अर्थ है। मेरे बोलते ही आप ग्रहण कर लेते हैं उस शब्द को, उस अर्थ को। डॉक्टर भोलानाथ ने जो भाषा की परिभाषा दी है इसको आप लिख लीजिए। इस भाषा की परिभाषा थोड़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा की जो परिभाषा दी है वो ये, भाषा उच्चारण अवयवों से, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक, या दे के नीचे कृष्ण वाला री,
आधा च, छोटी छी और क यादृच्छिक। यादृच्छिक या द के नीचे कृष्ण वाला री, आधा च, छोटी छी का क यादृच्छिक। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जी, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो ये परिभाषा दी है कि भाषा उच्चारण अवयवों के, अर्थात जो भाषा कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसमें अनेक शब्द हैं, अनेक भाव हैं, उच्चारण अवयव हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े अनेक तरह के, भिन्न तरह के। हाँ, उच्चरित यादृच्छिक यानी कि बोलने का जो लहजा है उसका अलग अलग हो सकता है, अलग प्रकार का हो सकता है किसी भी कुछ का, लेकिन वो कोई ना कोई चिन्ह छोड़ता है, कोई ना कोई अर्थ छोड़ता है, कोई ना कोई बात कहता है, उसको समझ जाता है सामने वाला व्यक्ति। इसलिए ध्वनि प्रतीकों की ध्वनि से स्पष्ट करता है। संरचनात्मक व्यवस्था है, अर्थात भाषा ऐसा ही नहीं कुछ भी बोल दिया तो भाषा है, तो उसकी संरचना है बाकायदे। जब उसको सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन अध्यापन के लिए सीखते हैं तो आप भाषा में पहले वर्ण सीखते हैं, फिर स्वर सीखते हैं, फिर व्यंजन सीखते हैं, फिर बारे खड़ी सीखते हैं, फिर वाक्य, शब्द, अक्षर, संरचना। तो ये पूरी संरचना है, उसकी व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग, अर्थात एक समाज से तात्पर्य यहाँ यह है जिस भाषा को मैं जानता हूँ, यदि मैं उसी भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, तो ये अनिवार्य है वो भाषा आप भी जाने। कम्युनिकेट के लिए वो भाषा दोनों को आनी चाहिए। तो समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा है। तो ये कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी भाषा को लेकर के। एक दो परिभाषा और देखें, आप लिखें मत, सिर्फ सुन लीजिए। कुछ अलग बातें अगर होंगी तो हम स्पष्ट करेंगे, वरना सिर्फ आप थोड़ा ध्यान में रखिए बस। रविंद्रनाथ टैगोर ने भाषा की जो परिभाषा दी है वो है भाषा वागेंद्रिय द्वारा। वागेंद्रिय यानी कि बोलने वाली इंद्रियां। आप जानते हैं शरीर में बोलने वाली इंद्रियां, हमारा जो ये जो चेहरा है इसमें जो मुख है और नाक है, ये दो हिस्से हैं जो बोलने के लिए काम आते हैं, और इसकी आंतरिक संरचना है। अब वो आंतरिक संरचना जब हम कभी आवश्यकता होगी भाषा में वर्णों के उच्चारण स्थान की, वो है चैप्टर आपके इसमें, तो हम बात करेंगे कौन सा ताल्व है, कौन सा कंठ है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा दंत है, कौन सा ओष्ठ्य वगैरह वगैरह। तो भाषा वागेंद्रिय यानी कि बोलने वाली इंद्रियों के द्वारा विस्तृत उन ध्वनि प्रतीकों की, अर्थात जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो बिना आवाज के नहीं कह सकते। और आवाज तब निकलती है जब श्वसन क्रिया, निःसृष्ट ध्वनि तभी निकलती है जब हमारी सांस बाहर आती है मुख से। ध्वनि का ये एक नियम है, उसके
साथ ही ध्वनि निकलती है। तो वो जब हम कोई ध्वनि छोड़ते हैं तो वाग इंद्रियों से कहीं ना कहीं वो टकराती है, कंपन करती है अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भाषा की जो परिभाषा दी है वो है भाषा वागेंद्रिय द्वारा। वागेंद्रिय यानी कि बोलने वाली इंद्रियां। आप जानते हैं शरीर में बोलने वाली इंद्रियां, हमारा जो ये जो चेहरा है इसमें जो मुख है और नाक है, ये दो हिस्से हैं जो बोलने के लिए काम आते हैं और इसकी आंतरिक संरचना है। अब वो आंतरिक संरचना जब हम कभी आवश्यकता होगी भाषा में वर्णों के उच्चारण स्थान की, वो है चैप्टर आपके इसमें, तो हम बात करेंगे कौन सा ताल्व है, कौन सा कंठ है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा दंत है, कौन सा औष्ठ्य वगैरह वगैरह। तो भाषा वागेंद्रिय यानी कि बोलने वाली इंद्रियों के द्वारा निस्तृत उन ध्वनि प्रतीकों की, अर्थात जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो बिना आवाज के नहीं कह सकते। और आवाज तब निकलती है जब श्वसन क्रिया निःसृत ध्वनि तभी निकलती है जब हमारी सांस बाहर आती है मुख से। ध्वनि का ये एक नियम है, उसके साथ ही ध्वनि निकलती है। तो वो जब हम कोई ध्वनि छोड़ते हैं तो वाग इंद्रियों से कहीं ना कहीं वो टकराती है, कंपन करती है अंदर। तो उसके द्वारा जो ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है वो मूल प्रकृति में यादृच्छिक एवं रूढ़िपरक होते हैं। अर्थात कुछ तो फिक्स होते हैं, रूढ़ि होते हैं, यानी कि परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं कि ये जो शब्द है इसका अर्थ ये है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम प्रथम बार सुनते हैं, नए शब्द होते हैं जिनका अर्थ धीरे धीरे हम या तो किसी के माध्यम से ग्रहण करते हैं या समझ करके उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, जानते हैं। तो वह भाषा है। रविंद्रनाथ जी भाषा के रूप में ये कहते हैं। विदेशी विद्वानों में प्लेटो ने भाषा के बारे में जो विचार कहे हैं, जो परिभाषा दी है, उसे पहले आप सुन लीजिए, फिर लिखने की आवश्यकता हो तो लिख लीजिए। प्लेटो ने जो अपने विचार लिखे हैं वो कहते हैं कि विचार आत्मा की मूक बातचीत है, वह पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसके भाषा की संज्ञा देते हैं। दरअसल प्लेटो ये कहते हैं कि कोई भी सोच, थॉट, मैं सोच रहा हूं, आप सोच रहे हैं, ये मूक बातचीत है, अर्थात बिना बोले हम सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसी मूक बातचीत को ध्वनित करते हैं, आवाज देते हैं, और आवाज देने के लिए आपको होठों को हिलाना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, तो जैसे ही होठ प्रकट करते हैं इस ध्वनि को, वो भाषा की संज्ञा दे देते हैं, भाषा कहते हैं। ये एक अच्छी परिभाषा, इसे लिख लीजिए। प्लेटो ने क्या कहा है भाषा के लिए, भाषा की परिभाषा प्लेटो ने क्या दी है वो लिख लीजिए। सभी नोट कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है। पूजा काफी विलंब से आए हो आप आज? हाँ चलो कोई बात नहीं, समय का ध्यान रखिए। हम ये लिखने वाली जो आपको थोड़ी दुविधा हो रही होगी, मान लीजिए इसमें गैप आ रहा है, तो उसका एक समाधान हम सोच रहे हैं अभी। दरअसल हमने एक YouTube चैनल बना रखा है, उस पर हम हिंदी की बहुत सारी चीजें पढ़ाते रहते हैं, तो हम आपके चैप्टर को भी उस पर डाल देंगे, है ना? तो आप इत्मीनान से उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चैनल का नाम है हिंदी की बिंदी, तो उस पे जाकर के आप YouTube पे जाके सर्च कर लीजिए। हालांकि अभी हमने ये वाला चैप्टर भी बनाया नहीं है, क्योंकि हम डाल देंगे 2-4 दिन में। बहुत सारे चैप्टर और डाल रखे हैं, आपके उपयोग के हों तो आप पढ़ लीजिए, अन्यथा ये डालेंगे तब हम आपको सूचना दे देंगे। नहीं, कौन सा? हाँ, हिंदी की बिंदी चैनल मेरा है, तो YouTube चैनल है, उस पर ये जो लिखने वाली समस्या हो रही है ना, कि दरअसल क्या है, आप लोग प्रॉपर सुन नहीं पा रहे होंगे, लिखने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा YouTube चैनल है हिंदी की बिंदी, तो आपके जो सिलेबस का, कोर्स का जो टोटल मैटर है, इसको हम एक एक अलग अलग चैप्टर बना करके, आधा घंटा, पौन घंटा या 25-30 मिनट का जितना बन पाएगा, तो अलग अलग चैप्टर को डिवाइड करके हम एक एक वीडियो बना करके उसमें डाल देंगे।
और उसको आप देख लीजिए, वहां से आप नोट कर लीजिए, फिर आसान रहेगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो YouTube पर जो वीडियो है वो हमेशा रहता है। इसमें दिक्कत यह है कि इस समय आप सिर्फ सुन सकते हैं, तो उसको आप कभी भी देख सकते हैं और कभी भी नोट कर सकते हैं, जब समय हो तब नोट कर सकते हैं। इसमें यह बाध्यता है कि इस समय बैठना पड़ेगा आपको। इस समय बैठिए, सुनिए, समझिए, बल्कि उसमें फायदा ये होगा कि इस समय आप सुन लेंगे और उस समय आप नोट कर लेंगे YouTube पर कभी भी, तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा और आसान हो जाएगा चीजें याद करना। तो एक दो परिभाषा आप और लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम वहां पर डाल देंगे, तो वहां से नोट कर लीजिए आप। हिंदी की बिंदी ये लिख लीजिए, मूल चीज YouTube पे जाके आप सर्च कर लेना ना। तो प्लेटो की परिभाषा लिखी या मैंने नहीं बताई अभी? लिखिए। प्लेटो ने जो भाषा के लिए परिभाषा दी है वो ये है, प्लेटो कहते हैं कि विचार आत्मा की मूक बातचीत है। विचार आत्मा की मूक बातचीत है। मूक यानी कि बिना बोले। विचार आत्मा की मूक बातचीत है, और वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, और वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। प्लेटो की परिभाषा, हाँ जी, ये भाषा की परिभाषा प्लेटो ने दी है, फिर से सुन लीजिए। विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। सभी ने नोट कर ली होगी। तो प्लेटो का कहने का तात्पर्य है, जब तक शब्द ध्वनित होकर बाहर न आए तब तक वह मूक बातचीत है आत्मा की, और जब वो बाहर निकलते हैं तब वह मूलतः भाषा का रूप ग्रहण कर लेते हैं, वो भाषा हो जाती है। यहाँ पर प्लेटो जो कहते हैं वो भाषा को सार्थक निरर्थक के रूप में नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं जो बोला गया है वो भाषा है, और ये सही बात है, जो बोला जाए वो भाषा है। अब वो भाषा विद्वान डिसाइड करता है कि ये भाषा सार्थक है, निरर्थक है, उपयोगी है, अनुपयोगी है, व्यवहारिक है या नहीं है, अर्थात उसको काम में लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। विदेशी विद्वानों में मैक्स मूलर ने जो भाषा की परिभाषा दी है उसे आप सुन लीजिए। मैक्स मूलर के अनुसार भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। अर्थात मैक्स मूलर ये कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य को आवश्यकता लगी अपने विचारों को प्रकट करने की, तब उसने अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से भाषा का आविष्कार किया, उपाय किया। अर्थात पहले बिना बोले काम चल रहा था, संकेतों से काम चल रहा था, लेकिन जब उसे आवश्यकता लगी तब उसने भाषा का आविष्कार किया, और इस भाषा के माध्यम से, भाषा की मदद से वह अपने विचार सहजता से, सरलता से, क्योंकि संकेत जो भाषा है दरअसल उसमें पूर्णतः स्पष्टता नहीं है। हर बात हम संकेत में नहीं कह सकते, समझा नहीं सकते।
लेकिन बोल करके, भाषा के माध्यम से विचारों को सरलीकृत करके स्पष्ट समझा सकते हैं, दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। और ये भी चाहते हैं कि ऐसा ही वो हमारे साथ करे, अर्थात हमें भी वो अपने द्वारा बोली गई भाषा से किसी भी चीज को समझा सके, स्पष्ट कर सके। तो मैक्स मूलर भाषा के लिए ऐसा कहते हैं। क्रोंचे एक बड़े विद्वान हुए हैं, विदेशी विद्वान, ये भी, इन्होंने जो भाषा की परिभाषा दी है उसे भी आप सुन लीजिए। वो कहते हैं लैंग्वेज इज ए आर्टिकुलेट लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड साउंड एम्प्लॉयड इन एक्सपीरियंस, अर्थात भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। भाषा उस स्पष्ट, अर्थात मैं जो कहूं वो आपको स्पष्ट सुनाई दे, सीमित, ऐसा नहीं हो कि मुझे बात एक कहनी है और उसके लिए 10 वाक्यों का प्रयोग किया जाए, तो सीमित होनी चाहिए और सुसंगठित ध्वनि हो, फैलाव नहीं होना चाहिए, उसमें विस्तार नहीं होना चाहिए। आवश्यकता हो तब हो, लेकिन आवश्यकता न हो तो उसे सीमित, सुसंगठित, व्यवस्थित रूप से, जैसे कि अपने घर में हम रोजाना प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं, चीजें तरीके से रखते हैं, तो सुसंगठित वही हुआ। अपनी भाषा को आप बिखेरिए मत, संगठित होकर के रखिए। और वह अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। अभिव्यंजना अर्थात कोई बात बतानी हो, कहनी हो, स्पष्ट करनी हो, समझानी हो, तो बोलना हो, उसके लिए जब वो प्रयुक्त की जाती है तो वह भाषा है। क्रोंचे ऐसा कहते हैं। और काफी हद तक ये भाषा की एक सटीक परिभाषा कही जा सकती है। उन्होंने अच्छी परिभाषा दी है कि इस तरह से भाषा को व्यवस्थित करके हम समझ सकते हैं। तो ये मूलतः भाषा की कुछ परिभाषाएं हमने आपको बताई। इन परिभाषाओं में आपने मुख्य चीज जो देखी वो लगभग, मैंने पहले बताया कि भाषा की परिभाषा भले ही इन्होंने थोड़ी थोड़ी भिन्न भिन्न दी है सबने, हर विद्वान ने, लेकिन जो मूल बात है उससे इतर कोई नहीं है, उससे पृथक कोई नहीं है, सब सहमत हैं। सबने स्पष्ट रूप से उस बात को स्वीकार किया है। हाँ, भाषा मूलतः यह है, इसका ये उद्देश्य है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों से समझने के लिए। जो ध्वनि संकेत हैं, जो मुख वीवर से, जो ओष्ठ से बाहर निकली गई ध्वनि है, वो भाषा है, उसे भाषा कहा गया है। एक परिभाषा आप चाहें तो इन सारी भाषाओं, इन सारी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद मैं आपको लिखवा देता हूं, ये मेरी परिभाषा एक तरह से, और आप भी ऐसी ही परिभाषा अपनी गढ़ सकते हैं, अपनी बना सकते हैं। बस ये सारी परिभाषाएं ध्यान रखेंगे तो शब्द आपके अपने होंगे, भाषा आपकी अपनी होगी, भाव मूलतः वही होगा जो इन विद्वानों ने भाषा की परिभाषा देते हुए स्पष्ट कहा है, समझाया है। तो एक उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर जो परिभाषा हम सोच रहे हैं वो लिखिए आप। मुख से उच्चारित मुख से उच्चारित वे व्यक्त ध्वनि संकेत, वे व्यक्त ध्वनि संकेत जो विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं,
मुख से उच्चारित वे ध्वनि संकेत जो भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। लिख लिया होगा। सभी ने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, ये जो परिभाषा यदि अभी आप मुझसे थोड़ी देर बाद पूछेंगे तो इसी परिभाषा को मैं बदल दूंगा। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा मैंने कहीं लिख नहीं रखी है। ये परिभाषा मैंने इन सब परिभाषाओं को पढ़ के आपको पढ़ाने के बाद जो मुझे समझ में आया वो मैंने परिभाषा आपको लिखवाई। तो सामान्य सी बात है कि मैंने लिख नहीं रखी, रट नहीं रखी, तो ये परिभाषा मैं कुछ अगली बार पूछोगे तो आप एक दो शब्द इधर उधर हो जाएंगे, भाव मिलते हुए रहेगा तो बदल जाएगी। तो ये अध्ययन अध्यापन का एक मूल कार्य है कि किसी भी चीज को आप कहीं पर भी, जैसे कि आमतौर पर कहा भी जाता है, आपने सुना भी है कि रटिए मत, समझिए। तो आप जब समझेंगे तो आप अपनी बात भी रखेंगे। और समझने का कैसे पता लगेगा? आपने समझा है, आपने इस चीज को जान लिया, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपकी परीक्षा होगी। और परीक्षा में जैसा मैंने आपको बताया था, कई बार आप पासबुक से, कुंजी से, पुस्तक से, कहीं से भी चीजें देखी आपने, और जैसे उदाहरण के लिए भाषा की परिभाषा आप रट के ले गए, आपने लिख ली, और जब परीक्षक आपकी कॉपी चेक करता है तो वो देखता है कि आपने 10 में से 10 नंबर का ये प्रश्न था, तो 10 में से वो 5 नंबर देता है, 7 नंबर देता है। आप सोचते हैं मैंने तो पूरा लिखा था, फिर इसमें से 10 में से 10 क्यों नहीं मिले? अच्छी परिभाषा थी, बिल्कुल आपने सटीक परिभाषा लिखी है, लेकिन क्या लिखी आपने? जो परिभाषा किताब में छाप दी वो आपने उतार दी। तो आपने क्या काम किया? आपने सिर्फ फोटोकॉपी मशीन के रूप में काम किया। फोटोकॉपी की जो मशीन होती है, जीरोक्स करती है, जो वो क्या करती है, उस पर जैसा आप रखोगे वैसा ही प्रिंट निकाल देती है। तो आपको तकनीकी रूप से कंप्यूटर नहीं बनना है, फोटोकॉपी की मशीन नहीं बननी है। कंप्यूटर पे आप कीबोर्ड पे पी लिखोगे तो पी ही छापेगा वो, एस लिखोगे तो एस, है लिखोगे तो है, न लिखोगे तो न। आप अपना मस्तिष्क लगाएंगे, अपनी समझ डेवलप करेंगे, तो उसके लिए अपनी परिभाषा खुद गढ़ेंगे। और ये कब होगा? जब आप समझेंगे। मैक्स मूलर ने क्या परिभाषा दी? यदि आपने रट लिया तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यदि आपने ये समझ लिया, क्रॉन्चे ने, मैक्स मूलर ने, प्लेटो ने, श्याम सुंदर दास ने, कामता प्रसाद गुरु, बहुत सारे विद्वान, हरदेव बहारी, बहुत सारे विद्वान हैं, इन्होंने क्या परिभाषा दी है भाषा की, इनको यदि समझ लिया तो आप निश्चित रूप से अपनी परिभाषा, हाँ, अगर सवाल ये आता है प्लेटो की परिभाषा क्या है, तो आपको वही लिखनी है जो प्लेटो ने दी है, उसमें चेंज मत कीजिए। वो रटनी पड़ेगी, निश्चित रूप से रटनी पड़ेगी, समझने के साथ साथ रटनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर परीक्षक आपने क्या समझा ये नहीं जान रहा है, वहां पर सिर्फ ये जान रहा है कि आपने प्लेटो की परिभाषा याद की या नहीं की, सिर्फ इतना जान रहा है वो। याद करने वाले सवाल ये हैं, और समझने वाले, जहां ये सवाल हो भाषा की परिभाषा लिखिए, अपने शब्दों में भाषा की परिभाषा लिखिए, या अपने शब्दों में ना हो सिर्फ भाषा की परिभाषा लिखिए, इतना आता है तो भी आप अपनी वाली परिभाषा लिखिए, नई गढ़िए। जब आप नई गढ़ेंगे, नई परिभाषा अन्वेषित करेंगे, तो आप में से पता नहीं ऋषभ कह रहा था, हरीश कह रहा था कि मैं आगे पीएचडी करना चाहता हूं, या कोई बात नहीं, भले पीएचडी ना करे, लेकिन यही रिसर्च है। आप नया खोजना, रिसर्च यानी कि पुनः खोजना, जो पहले से मौजूद है लेकिन आपने सर्च किया है, खोजा है, तो ये जो आपने खोजने की प्रकृति आपने डेवलप कर ली, तो यहीं से आप नई चीजें गढ़ने की कोशिश करने लग जाएंगे, नई चीजें सोचने की कोशिश करने लग जाएंगे। तो खैर, ये भाषा की परिभाषा का चैप्टर, परिभाषा का पूरा हुआ। कल हम बात करेंगे भाषा की प्रकृति क्या है, और समय रहेगा तो उसके विविध रूप, इन दोनों टॉपिकों को पूर्ण कर देंगे। और यदि समय कम रहा तो हम सिर्फ भाषा की प्रकृति के बारे में स्पष्ट करेंगे, अगले कालांश में विविध रूपों को लेकर के, उसके भेद को लेकर के पूरी बातचीत कर लेंगे। तो लिखने वाली समस्या का मैंने आपको बता दिया, हिंदी की बिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, उसको तलाश लेना।